नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सीएम योगी सख्त है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का बड़ा हंटर चला है। सीएम के निर्देश पर यह छापेमारी की गई। इस दौरान 9,747 दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। खाद के 3,287 नमूने लिए गए और 623 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए। वहीं 35 खाद विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर और 17 दुकानें सील की गई, जबकि 517 खाद विक्रेताओं के कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया है। तो कालाबाजारी करने वालों पर सीएम योगी का हंटर चला है और खाद की कालाबाजारी करने वालों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। सीएम के निर्देश पर यह अभियान चला और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की गई। तो खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया और सीएम के निर्देश पर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ यह छापेमारी की गई। खाद की 9,747 दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। खाद के 3,287 नमूने लिए गए। 623 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त किया गया। इसके अलावा 35 खाद विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 17 दुकानें सील की गई। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है और अधिकारियों को लगातार कोरोना टेस्ट को बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसे लेकर यूपी के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। कोविड से प्रभावित लोगों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए, जैसा कि अभी एसीएस मेडिकल ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हर जिलाधिकारी 2 बार जो है दिन में जो है अपने जिले के टीम के साथ बैठक करेंगे, सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। सुबह की बैठक जो है अस्पताल में करेंगे और शाम की बैठक जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करेंगे। इसको बहुत कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्य सचिव साहब को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियमित रूप से कॉल्स, जो होम क्वारंटाइन में सभी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको भेजना, एम्बुलेंस की सेवा को सुनिश्चित कराना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो अप करना और यदि किसी को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जानी है, एडमिट कराया जाना है, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कोविड चिकित्सालयों में चिकित्सक और स्टाफ नर्स वार्ड में जरूर जाएं। अक्सर ये बिंदु उभरता है कि पेशेंट्स जो है ये बात चाहते हैं कि उनका नियमित रूप से जो है डॉक्टर्स, नर्सेस और जो स्टाफ है वो उनको नियमित रूप से देखते रहे, क्योंकि वार्ड में अकेले रहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनकी नियमित सेवा होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन 1,30,000 कोविड टेस्ट करने पर विशेष रूप से बधाई भी दी और संतोष भी व्यक्त किया। हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला प्रदेश है। सबसे अधिक, बड़ा प्रदेश जरूर है लेकिन सबसे अधिक हम टेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है क्यूमुलेटिव टेस्ट में भी हम जो है सबसे अधिक हैं। लेकिन अभी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। बहुत ही जल्दी 17 नई आरटीपीसीआर की टेस्टिंग लैब मेडिकल एजुकेशन संभवतः इसी सप्ताह में यानी फ्राइडे तक इसको इंश्योर करेंगे और नए लैब्स का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उनका उद्घाटन करेंगे और उन लैब्स के डॉक्टर्स और स्टाफ से भी इंटरैक्ट करेंगे। फ्राइडे तक ये कार्य होगा और इनसे और अधिक जो है टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश की बढ़ेगी। एक सुझाव यह आया है कि लगभग 1.5 लाख तक टेस्ट हमारे अवश्य होने चाहिए। 50,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के हों, 1 लाख टेस्ट लगभग जो है एंटीजन टेस्ट हों। केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार टेस्ट के लिए अधिक से अधिक मांग की जा रही है और केंद्र सरकार से सहयोग भी इस मामले में मिल रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर में संक्रमितों को देखते हुए
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लखनऊ में जो लक्ष्य रखा गया था आईसीयू बेड्स का, एचडीयू बेड्स का, उन लक्ष्य को 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के डीएम, यहाँ के जो भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं उनको दिया गया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट करने का निर्देश दिया है, गृह विभाग से आज आदेश भी फिर जारी हो रहे हैं कि कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक, सोशल, राजनीतिक कार्यक्रम होना ही नहीं। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति नहीं लगनी, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया या इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं लगनी, मूर्ति भी नहीं लगनी, झांकी भी नहीं लगनी। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस नहीं निकलना है। कोई भी सार्वजनिक ऐसा कार्यक्रम नहीं होना है जिससे कि कोविड-19 के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को जो है किसी तरह से जो है कोई कठिनाई हो। हर हालत में जो है गृह विभाग की ओर से ये निर्देश डीएम, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर्स लखनऊ और नोएडा को और सभी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को ये जा रहा है कि इस बात को देख लें कि किसी भी सूरत में पब्लिक प्लेस पर कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक, सोशल या रिलीजियस फंक्शन नहीं होना है। इसके संदर्भ में यह भी निर्देश है कि एक स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग ना हो, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। ये उनके व्यक्तिगत हित में है, समाज के हित में है, परिवार के हित में है और एक आम व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमों के अंतर्गत भी है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि जो यहाँ पर खरीफ का अभियान है, इसके तहत खाद और बीज का निरंतर जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि विभाग ने पिछले 3-4 दिन में व्यापक रूप से छापा मारा है। कृषि विभाग की सूचना के अनुसार जो है अब तक 9,747 छापे मारे गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,242 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,35,613 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 72.21% हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 2,926 लोगों की मृत्यु हुई है। जो केस फैटेलिटी रेट है वो अब इस समय घटकर के 1.56% हो गया है। कल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, अभी तक की सर्वाधिक। कल प्रदेश में 1,30,445 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल 45,51,619 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रयोगशालाओं को जिलों के द्वारा कल लगभग 40,000 सैंपल जांच के लिए भेजे भी गए। होम आइसोलेशन में इस समय 23,942 व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं और अब तक कुल 74,100 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठाया है और उनमें से 50,158 अब डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इस समय 23,942 लोग होम आइसोलेशन में हैं। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर 2,098 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में, जिसमें होटल में रह के लोग इलाज करवाते हैं, वैसे मरीजों की संख्या 252 है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी मरीज़ हैं वो राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित L1, L2, L3 के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 2,139 पूल लगाए गए, जिनमें 294 में पॉजिटिविटी देखी गई।
और 10-10 सैंपल के 273 पूल लगाए गए, जिनमें 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु के अंतर्गत अब तक लगभग 10 लाख लोगों को कॉल किया जा चुका है, जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं, और ये कॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रल कंट्रोल रूम से और सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सहायता से किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर बुलंदशहर में भी देखने को मिल रहा है, और जहां गंगा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेके बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस बीच जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अनूपशहर गंगा घाट का औचक निरीक्षण किया और गंगा घाटों के हालात का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, अगर हम पिछले 2 सप्ताह का आंकड़ा देखें तो गंगा का जल स्तर बीच में बढ़ा था, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। परंतु हम लोगों को ये होना चाहिए, जिला प्रशासन की तरफ से समस्त तैयारियां पूरी रहें। हम लोगों ने पिछले 2-2.5 महीने के अंदर काफ़ी सारे रिपेयर के काम भी किए हैं। आपने देखा कि राजघाट में, जहां पहले राजघाट पे 90 डिग्री धारा वहां पे स्ट्राइक करती थी और कटान होता था, इस बार हम लोगों ने वहां से लगभग 1-1.25 किलोमीटर आगे ही मरकोपाइन स्टड बना के धारा मोड़ने। सिद्धार्थनगर से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने आज प्लाज्मा थेरेपी के एक वेबिनार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्राइम न्यूज से बात की, जहां प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बारीकी से उन्होंने जानकारी साझा की। आए हुए बस जो डुमरियागंज के सांसद हैं जगदंबिका पाल जी, उनसे जानेंगे कोरोना वायरस को लेके और जो कई विषय उस पर बात करते हैं। सांसद जी, ये आपका वेबिनार कार्यक्रम था, आप आए हुए हैं, किस तरीके से कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है? पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में कोरोना की वैश्विक चुनौती है, और उस कोरोना के संकट के लिए आज पूरी दुनिया अभी इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उनके सामने चुनौती है कि कब कोरोना वायरस से निजात मिलेगी, कब इसके लिए दुनिया का कौन सा देश होगा इसका वैक्सीन निकालेगा। क्योंकि जिस तरह से एक ऐसा कोरोना का संक्रमण हुआ कि जिससे केवल भारत नहीं पूरी दुनिया, ये चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ, लेकिन आज अमेरिका जैसा समृद्धशाली देश, यूरोपीय देश, ये लोग भी आज हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हमारी तो सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा, WHO। तो आज इसमें अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसमें एक प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई है। तो प्लाज्मा क्या है, आज देश के लोग समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा डोनेट कैसे होता है। तो जैसा कहा डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह जी, जो आज के इस वेबिनार में कोऑर्डिनेटर थे और लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, तो प्लाज्मा वही डोनेट कर सकता है जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो, पॉजिटिव हुआ हो, फिर नेगेटिव हो जाए 14 दिन के बाद, फिर 28 दिन के बीच में वो दे सकता है। क्योंकि उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव होता है तो एंटीबॉडीज बनता है, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर या प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है, वायरस को मारने में उसकी ताकत बढ़ती है, तो उसी को कहते हैं। सांसद जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है और उसमें से दाऊद का नाम भी सामने आया, तो क्या पाकिस्तान डर गया भारत से? एक तो देखिए, FATF है कि जो दुनिया की संस्थाएं पैसा देती देशों को, आज वो ऐसे ग्रेड में पाकिस्तान पहुंच चुका है कि दुनिया ने सभी ने चेतावनी दे दी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे और कंट्रीज हो, कि अगर आपने अपने आतंकवादियों पर अंकुश नहीं लगाया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं किया, तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देंगे। तो अब पाकिस्तान के सामने सैलरी देने की नौबत है कि सैलरी कहाँ से दे। आज पाकिस्तान लेके दुनिया के सामने कटोरा खड़ा है, तो लोगों ने कहा कि अपने पहले धरती से आतंकवाद की जो नर्सरी फल फूल रही उसको ख़त्म करिए। तो कम से कम बेनकाब हुआ पाकिस्तान कि अभी तक तो वो दाऊद इब्राहिम को स्वीकार ही नहीं करता था कि पाकिस्तान में। आज जो लिस्ट जारी किया है तो कराची में दाऊद इब्राहिम है पिछले 30 वर्षों से, तो अब तो पाकिस्तान गुनहगार है।
मुंबई के मास्टरमाइंड हाफिज सईद हों या चाहे दाऊद इब्राहिम हों या जैसे मोहम्मद के करे तोयबा के सब लोग हैं, तो निश्चित तौर से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जिम्मेदार है तो पाकिस्तान। ये थे डुमरियागंज के सांसद जमका पाल। इनसे हमने जाना कि कोरोना वायरस को लेकर किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है और आज वेबिनार कार्यक्रम के दौरान कितने जगहों के डॉक्टर जुड़े हुए थे। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ प्राइम न्यूज़ विवेक गुप्ता, बस्ती। अंबेडकर नगर जिले में घाघरा नदी में आई बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ने से तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है। आधा दर्जन गांव टापू बन गए हैं। जिले के टांडा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी की चपेट में आने से 5 गांव के लगभग 1000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनके सामने कई तरह के संकट मौजूदा वक्त में पैदा हो गए। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि उन तक राहत पहुंचे, राशन पहुंचे, दवाएं पहुंचे। पानी से बहुत गंभीर स्थिति है। पानी में जानवर भी हैं और बच्चे भी हैं। खाने पीने की दिक्कत है, खेती बाड़ी सब बह गई है। धान की फसल बिल्कुल नहीं है। जानवर भी पानी में है और बच्चे भी पानी में हैं। हमारे वहाँ गांव में बहुत बाढ़ का पानी भर गया और घरों में भी घुस गया है और वहाँ खाने पीने के लिए और जानवरों को खाने पीने के लिए वहाँ फसल पूरा डूब गया है और जो जानवरों का चारा वह भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार हमारे लिए भूसा दे रही है और हम लोगों के खाने पीने के लिए भी अनाज दे रही है। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अंबेडकर नगर के टांडा तहसील क्षेत्र के माजा उल्टावा गांव में, जहां 6 गांव ऐसे जो जलमग्न है, टापू है और इनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है हर किसी से। तो जो ये सारे 6 गांव ऐसे हैं जिनमें लगभग 1000 परिवार ऐसे हैं जो जलमग्न है, टापू में रहने के लिए मजबूर है। प्रशासन इनकी सुन लेता चला आ रहा है। इनके हजारों एकड़ फसलें जो हैं वो जलमग्न होकर के डूब चुकी। हमारे साथ आप देख सकते हैं ये जो लोग गांव के लोग खड़े हैं, इनको राशन किट वितरण की जा रही है और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरा गांव देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा गांव जलमग्न है, टापू बन चुका है। इनके रहने सहने खाने की सारी व्यवस्थाएं टूट गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि आने वाले दिनों में ये फसलें कैसे उगा पाएंगे जब इनकी सारी फसलें डूब कर खत्म हो चुकी है। तो साथ ही साथ इनका मेडिकल महामारी से बचाव के लिए मेडिकल टीमें लगाई गई, दवाएं भी वितरित की जा रही। तो कहीं ना कहीं सरकार इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में का ध्यान रखे हुए और जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं इनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। हरदोई में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जहां एक तरफ कटान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। यहां के विकासखंड साड़ी के अकबेलपुर में गांव के किनारे गर्रा नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों के सामने कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। हो रही है अब 10 दिन हो गए भरे हुए, यहाँ आना जाना सब बंद है। बीमार पड़ जाता तो उधर से घूम के जाओ, नहीं तो इसमें डूब के मरो। और प्रतिवर्ष यहाँ मरते हैं कोई न कोई है, क्या करें। प्रशासन सुनी नहीं, ना सांसद ना विधायक। प्रधान हमारे का इतना घूंचू है, नाव भी एक नहीं डलवा सकता है। दिक्कत तो है, हम लोगों के मजबूर हैं, क्या करें। क्या नाम है? नाम सुलखन सिंह सोमन सिंह, निवासी ग्राम मलवास। कहाँ पे है ये पुल यही है, ये सामने जोड़ी बंदी है, इसके आगे खड्डा है, इसमें गिर गया तो निकलना भी मुश्किल है। यहाँ छोटा पुल है, इसके बीच में दब गया तो काम से हो गया, क्या करें। और प्रतिवर्ष कोई न कोई यहाँ मरते ही है। कौन सी नदी है ये गर्रा नदी है, सुगैता है और ये गर्रा नदी है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने आज वर्चुअल संवाद किया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई बीजेपी नेता शामिल रहे। जिसमें राजनाथ सिंह ने कोरोना संकट को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से चर्चा की और महामारी से मिलकर मुकाबला करने की बात कही। हाल ही में स्वच्छता सर्वे 2020 में लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12वीं रैंक पाई है और पिछले साल लखनऊ की 121वीं रैंक थी।
आज राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सूर्य प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। संजय सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि यूपी में अपराध चरम पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को नमूना कह दिया। मैंने क्या पूछा था? योगी जी से सवाल किया था, आज सभी जातियों के मन में यह प्रश्न क्यों चल रहा है, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार मत कीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को ही नमूना कह दिया। मैंने पूछा, प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाले उस लड़के का अपराध क्या था, उसकी इनकाउंटर में हत्या क्यों हुई? मैंने पूछा, खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसको आप जेल में क्यों सड़ा रहे हैं? उसको बाहर निकाल के उसके मेडिकल परीक्षण करा के बताइए कि क्या स्थिति है, किस हालत में है वो। महिला आयोग का कोई प्रतिनिधि मंडल जाके उस महिला से मिले, किस स्थिति में है वो। मैंने पूछा, विक्रम जोशी की हत्या क्यों हुई, संजीत यादव का अपहरण और हत्या क्यों हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या क्यों हुई। लखीमपुर के अंदर दलित परिवार की एक बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, शरीर को छत विछत कर दिया गया। भदोही में एक महिला का अपहरण हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तेजाब से उसके शरीर को जला दिया गया। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है, दूसरे जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, थाने पे जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती, कहीं उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। ये प्रश्न मैंने जब उठाया तो आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता तो नमूने है। ये सारे लोग नमूने हैं। ये जो पीड़ा में है, कष्ट में है, जो हत्या के, डकैती के, लूट के, आप बताइए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक महिला जब अपने पति के लंबी उम्र की व्रत वो रखे हुए थी, उसके सामने गोलियों से उसके पति को भून दिया गया। गोरख यादव का मामला। ये सारे सवाल अधूरे रह गए, इसका कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर से आपने कह दिया प्रदेश की जनता तो नमूना है। अरे मेरी बातों का जवाब दीजिए योगी जी। जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब दीजिए। आपके पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।